हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, जिससे कि एक अफ्रो अमेरिकन राइटर हैरियट जैकब के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या इस स्टोरी को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 1850s के दशक में, यानी जब हैरियट जैकब यूएस के दो शहर न्यूयॉर्क सिटी और बॉस्टन सिटी में मौजूद थी, तो उस दौरान उन्होंने इस वर्क को लिखा था और फिर ईयर 1861 में जाकर इस वर्क को पहली बार पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पूरे नॉवल को इसे ईयर 1820 से लेकर ईयर 1840s के बीच, यानी उस दौर का जो समय था, तो इसे उस समय के अमेरिका के कुछ शहर जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन सिटी और कुछ और साउथ अमेरिकन टाउन्स और प्लस इंग्लैंड में इस स्टोरी को सेट किया गया है। और इसके अलावा ये कंप्लीट नॉवल सेक्सुअल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी और मदरहुड के थीम से डील करता है। और अब फाइनली रही बात इस टॉपिक के थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इसके जॉनर की, तो ये वर्क एक तो स्लेव नैरेटिव है और दूसरा ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो स्लेव नैरेटिव तो इसलिए क्योंकि ये वर्क हैरियट जैकब के पर्सनल लाइफ से डील करता है, जो कि खुद एक स्लेव रही हैं, एक गुलाम रही हैं कई सालों तक, और ये नॉवल उनकी खुद की जुबानी है। और दूसरा ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इसलिए है क्योंकि इस नॉवल के जो राइटर हैं यानी हैरियट जैकब, तो वही इस स्टोरी की या इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट भी हैं, जो कि इस स्टोरी के अंदर वो अपने नाम को चेंज करके वो इस स्टोरी को नरेट करती हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नॉवल है इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके स्टोरी की शुरुआत हैरियट जैकब अपने बचपन के समय से करती हैं, जब वो 6 साल या उससे भी कम उम्र की थी। और इसके साथ ही उन्होंने इस स्टोरी में अपने नाम को भी अपनी सेफ्टी के लिए चेंज करके उन्होंने अपने नाम को लिंडा ब्रेंट रखा है। तो लिंडा का जन्म एक स्लेव फैमिली में या एक गुलामों के परिवार में होता है, बट हालांकि उसके पिता अलग से बाहर काम किया करते थे, तो इसीलिए लिंडा का बचपन उसके माता पिता और उसके छोटे भाई विलियम के साथ वो काफ़ी अच्छा गुजर रहा होता है और उसे अपनी गुलामी का एहसास तक नहीं होता है। बट फिर एक दिन जब अचानक से लिंडा की माँ की सडनली डेथ हो जाती है, तो तब लिंडा को फिर उसकी मालकिन या उसकी मिस्ट्रेस के परिवार के साथ जाकर रहना पड़ता है। और उस समय वो सिर्फ 6 साल की होती है। तो अब 6 साल की लिंडा जब अपनी पहली मालकिन के पास जाकर रहती है, तो उसकी पहली मालकिन तो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं और प्लस वो उसे रिलीजन की काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करती हैं। बट फिर 6 साल के बाद, यानी जब लिंडा 12 साल की हो जाती है, तो तब सडनली उसकी पहली मालकिन की भी डेथ हो जाती है। और तब फिर लिंडा को ये लगता है कि शायद वो अब बिल्कुल आज़ाद है। बट उसकी मालकिन मरते मरते उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने लिंडा को अपनी एक नीस या अपनी एक भतीजी, जिसका नाम मिसेस फ्लिंट होता है, तो वो उन्हें लिंडा को सौंप देती हैं या उन्हें हैंड ओवर कर देती हैं, जिसकी वजह से लिंडा और उसके छोटे भाई विलियम को उन्हें मिसेस फ्लिंट के परिवार के साथ जाकर फिर रहना पड़ता है। तो अब मिसेस फ्लिंट के यहाँ जाकर रहते हुए लिंडा और उसके छोटे भाई विलियम को उन्हें काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक तो उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर उन्हें दूसरा तो ठीक से खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था, और प्लस उनकी मालकिन उन्हें फिजिकली टॉर्चर या पनिश भी किया करती थी। और इतना ही नहीं, लिंडा की फादर की भी जब एक दिन सडनली डेथ हो जाती है, तो उसकी मालकिन उसे उसके फादर के फ्यूनरल प्रोसेशन या अंतिम संस्कार को अटेंड करने के लिए भी नहीं जाने देती हैं। तो अब लिंडा के माता पिता के डेथ के बाद लिंडा की एक ग्रैंडमदर या उनकी नानी जो होती हैं, तो वो उसे और उसके भाई विलियम को और प्लस उनके खुद के दो और बच्चे जिनका नाम फिलिप और बेंजामिन होता है, और जो कि रिश्ते में वो लिंडा और विलियम के अंकल या उसके मामा लगते हैं, तो उसकी नानी उन सभी बच्चों को वो उन्हें अच्छे से समझाया करती थी, उन्हें हौसला दिया करती थी और वो हमेशा उनके स्पिरिट को बनाए रखने की कोशिश करती थी। बट लिंडा के भाई विलियम और उसके अंकल
अंकल बेंजामिन को, यानी ये दोनों को उनकी ज़िंदगी में आए उन नए तरह के रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस की वजह से वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। और फिर इसके कुछ ही समय के बाद लिंडा के अंकल यानी बेंजामिन जो होते हैं तो वो मिसेस फ्लिंट के यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाते हैं। बट फिर जल्द ही उनके अंकल पकड़े भी जाते हैं और उन्हें दोबारा से किसी स्लेव ट्रेडर को बेचे जाने से पहले उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तो अब लिंडा की नानी फिर ये सोचती हैं कि वो क्यों ना खुद ही कुछ पैसे जमा करके वो खुद अपने बेटे को खरीद लेंगी, क्योंकि वो एक आज़ाद महिला होती हैं। बट उनके ऐसा करने से पहले ही बेंजामिन फिर से कहीं भाग जाता है। तो अब लिंडा की नानी फिर ये सोचती हैं कि उन्हें पैसों को जमा करने का काम कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो अपने किसी और बच्चे को गुलामी से आज़ाद करा सके, और इवेंचुअली फिर वो अपने दूसरे बेटे फिलिप को गुलामी से आज़ाद करवा भी लेती हैं। अब इन सब के अलावा जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वैसे वैसे मिसेस फ्लिंट के जो हस्बैंड होते हैं जिनका नाम डॉक्टर फ्लिंट होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो लिंडा को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं। बट लिंडा किसी तरह से वो अपने चेस्टिटी को या अपने वर्जिनिटी को वो डॉक्टर फ्लिंट के हाथों लूज होने से बचाए रखती है। और वो इस बारे में वो मिसेस फ्लिंट से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो मिसेस फ्लिंट खुद वो लिंडा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी और वो उससे जेलस रहा करती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड लिंडा के पीछे सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और इसके अलावा मिसेस फ्लिंट क्या करती थी कि वो रात के समय वो लिंडा को अपने साथ अपने रूम में बुलाकर सुलाया करती थी, ताकि उनके हस्बैंड लिंडा के साथ कोई इलिसिट अफेयर ना शुरू कर दे। अब इसके बाद जब लिंडा 15 साल की हो जाती है तो तब उसे किसी इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कारपेंटर से प्यार हो जाता है, और जो कि उससे शादी करने के लिए भी तैयार होता है। बट जब इस रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्लिंट को पता चलता है तो उनका तो गुस्से से एकदम खून खौल उठता है, और वो ना तो इस शादी के लिए राज़ी होते हैं या तैयार होते हैं, और वो ना ही उस कारपेंटर के कहने पर वो लिंडा को उसे बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए लिंडा फिर क्या करती है कि वो उन दोनों के ही भलाई के लिए वो उस कारपेंटर से रिश्ता तोड़ लेती है, और वो फिर अपना सारा फोकस और अपनी सारी एनर्जी वो अपने छोटे भाई विलियम के परवरिश में लगाने लगती है। बट फिर जैसे जैसे समय बीतने लगता है और जैसे जैसे डॉक्टर फ्लिंट का जो प्रेशर है और उनका जो फोर्स था वो लिंडा के ऊपर बढ़ने लगता है, तो फाइनली फिर लिंडा को एक दिन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें कि वो ये डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर फ्लिंट जैसे आदमी के द्वारा अपने वर्जिनिटी को लूज़ करने से अच्छा है कि वो अपने आप को मिस्टर सैंड्स नाम के एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दे, जो कि एटलीस्ट थोड़े काइंड हार्टेड भी हैं, और प्लस वो उसे डॉक्टर फ्लिंट से प्रोटेक्ट करने में वो उसकी मदद भी करेंगे। बट फिर भी लिंडा को मन में उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब महसूस हो रहा होता है, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है अपने वर्जिनिटी को इस तरह से सैक्रिफाइस करते हुए। बट उस समय उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था अपने आप को डॉक्टर फ्लिंट से बचाने के लिए। और लिंडा ने अपने इस डिसीजन के बारे में उसने अपने नानी तक को भी नहीं बताया होता है, अनटिल कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। और फिर बाद में जब डॉक्टर फ्लिंट और उसकी नानी को ये पता चलता है तो डॉक्टर फ्लिंट तो गुस्से में आकर वो उसे उसकी प्रेगनेंसी की हालत में ही उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और रही बात उसकी नानी की, तो उसकी नानी भी उसके इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और उनका ये कहना था दैट इससे अच्छा तो ये होता कि तुम मर जाती, बजाय कि इस तरह से बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म देने के। बट फिर भी उसकी नानी ही फिर उसे बाद में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उसके प्रेगनेंसी के दौरान, और फाइनली फिर लिंडा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो बेनी रखती है। और जैसे ही फिर डॉक्टर फ्लिंट को लिंडा के डिलीवरी के बारे में पता चलता है तो वो फिर लिंडा के पास पहुंचकर वो उसे इस बात की चेतावनी देते हैं कि उसका बेटा भी उन्हें बिलोंग करता है, क्योंकि लिंडा अभी भी उनकी गुलाम है और इसीलिए उनका बेटा भी उनका गुलाम रहेगा। तो अब इसी तरह से काफ़ी लंबे समय तक लिंडा अपने नानी के घर में ही रहना कंटिन्यू रखती है, और फिर इसके कुछ समय के बाद लिंडा अपने एक दूसरे बच्चे को जन्म देती है, एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो एलन रखती है। तो अब एलन के जन्म के बाद लिंडा फिर चर्च भी जाने लगती है, और वो उन स्लेव्स के लिए ऑर्गेनाइज किए गए उन मीटिंग्स को भी अटेंड करने लगती है जो कि चर्च में हुआ करते थे। बट फिर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो वहाँ पर भी जाना छोड़ देती है या बंद कर देती है, क्योंकि साउथ अमेरिकन चर्चेज में ये कहा जाता था कि गुलामों को अपने मालिक के हर हुक्म का पालन करना चाहिए।
और इसीलिए लिंडा फिर वहाँ जाना छोड़ देती है, क्योंकि उसके हिसाब से साउथ अमेरिकन चर्चेस स्लेवरी को और बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। जिसके बाद फिर स्टोरी में आगे क्या होता है कि डॉक्टर फ्लिंट के बार बार प्रपोजल के बाद भी जब लिंडा उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और वो उनके साथ सोने से इनकार कर देती है, तो फाइनली फिर डॉक्टर फ्लिंट क्या करते हैं कि वो लिंडा को शहर से काफ़ी दूर, वो उसे अपने एक प्लांटेशन एरिया में काम करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर लिंडा अपनी बेटी एलन को भी अपने साथ लेकर चली जाती है ताकि वो अपनी बेटी का ध्यान रख सके। बट छोटी सी एलन वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से लिंडा को उसे अपने नानी के घर उसे लाकर छोड़ना पड़ता है। तो अब इसके फिर कुछ समय के बाद लिंडा को फिर एक दिन सडनली ये खबर मिलता है कि उसके दोनों बच्चों को अब उन्हें प्लांटेशन एरिया में काम करने के लिए भेजा जाने वाला है ताकि उन्हें वहाँ पर कमर तोड़ मेहनत करवाया जा सके। और जैसे ही लिंडा को ये सब पता चलता है, तो लिंडा फिर फौरन वो अपने मन में ये ठान लेती है कि वो वहाँ से भाग जाएगी, ताकि ऐसा करने से डॉक्टर फ्लिंट का जो उसके बच्चों पर अधिकार है तो वो अधिकार ना रहे। यानी अगर लिंडा डॉक्टर फ्लिंट के पास से भाग जाती है, तो डॉक्टर फ्लिंट का भी उनका उसके बच्चों पर कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं रहेगा। इसीलिए लिंडा फिर एक दिन रात के समय मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकलती है, और पहले तो वो अपने किसी अननेम्ड फ्रेंड के घर जाकर छुप जाती है। फिर उसके बाद वो किसी दलदली क्षेत्र में जाकर छुप जाती है जहाँ पर उसे सांप भी काट लेते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से अपने किसी नानी के दोस्त के घर कई महीनों तक जाकर छुपी रहती है, और फाइनली फिर लास्ट में जाकर उसके एक अंकल फिलिप्स उसके नानी के घर के ऊपर ही एक छुपने के लिए जगह बनवा देते हैं, जहाँ पर लिंडा कई सालों तक वो अपने नानी के घर के ऊपर ही, यानी ऊपर जो एटिक वाला एरिया होता है घर का, जहाँ पर ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, तो वैसे छोटे से अंधेरे से कीड़े मकोड़े से भरे जगह में लिंडा 7 सालों तक वो वहाँ पर छुपी रहती है। और इतने लंबे समय तक ऐसे छोटे से जगह में या एटिक जैसे जगह में रहने की वजह से लिंडा को कई सारी बीमारियां या हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर स्टोरी में आगे क्या होता है कि मिस्टर सैंड्स जो थे, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें वॉशिंगटन जाने के लिए निकलना भी होता है। तो लिंडा फिर क्या करती है कि वो मिस्टर सैंड्स के जाने से पहले वो उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग करती है, जिस दौरान वो मिस्टर सैंड्स से ये प्रॉमिस लेती है कि मिस्टर सैंड्स जल्द से जल्द वो उनके बच्चों को रिलीज़ कर देंगे या उन्हें आज़ाद कर देंगे। और इतना ही नहीं, मिस्टर सैंड्स लिंडा के छोटे भाई विलियम को भी वो उसे अपने साथ वॉशिंगटन लेकर जाते हैं, और वो विलियम के बिहेवियर से और उसके अटेंटिवनेस से एज अ सर्वेंट वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बट फिर बीच में ही विलियम मिस्टर सैंड्स के पास से कहीं भाग जाता है, और मिस्टर सैंड्स बिना विलियम को अपने साथ लिए ही वो अपने शहर वापस लौट आते हैं, और वो भी एक नई दुल्हन या वाइफ के साथ। तो फाइनली इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है कि स्टोरी के लास्ट में हमें 3 मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से इसका सबसे पहला मेन इवेंट तो हमें तब देखने को मिलता है जब डॉक्टर फ्लिंट दोबारा से आकर वो ये क्लेम करने लगते हैं कि बेनी और एलन का जो सेल हुआ था तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं था और उनके साथ धोखा हुआ है। यानी जब लिंडा डॉक्टर फ्लिंट के प्लांटेशन एरिया से भाग जाती है, तो उस समय डॉक्टर फ्लिंट क्या करते हैं कि वो उसके बच्चों को यानी एलन और बेनी को वो उसे एक स्लेव ट्रेडर के हाथों बिकवा देते हैं। बट फॉर्चुनेटली मिस्टर सैंड्स लिंडा के कहने पर वो उन दोनों बच्चों को खरीद कर वो उनके घर वापस लाकर छोड़ देते हैं। बट अब इतने सालों के बाद डॉक्टर फ्लिंट दोबारा से आकर वो ये क्लेम करने लगते हैं कि बेनी और एलन का जो सेल हुआ था तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं था और उनके साथ धोखा हुआ है। तो अब इसीलिए मिस्टर सैंड्स फिर आगे क्या करते हैं कि वो लिंडा की बेटी एलन को वो उसे अपनी एक कज़न जिनका नाम मिसेस हॉब्स होता है, तो वो एलन को मिसेस हॉब्स के पास भेज देते हैं। और इतना ही नहीं, मिस्टर सैंड्स लिंडा से ये भी कहते हैं कि उन्होंने एलन को ऑफिशियली आज़ाद कर दिया है और वो अब स्कूल भी जा पाएगी। बट मिस्टर सैंड्स की जो कज़न थी यानी मिसेस हॉब्स, तो वो महिला लिंडा की नानी को एक लेटर के थ्रू ये बताती हैं या ये कहती हैं कि उन्हें एलन एज अ सर्वेंट की तरह दी गई थी। जिसे सुनकर फिर लिंडा काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती हैं, और वो फिर अपने मन में ये ठान लेती हैं कि वो अब किसी भी हालत में वो अपनी बच्ची एलन को वो उन
उन दोनों आदमियों से, यानी एक तो डॉक्टर फ्लिंट से और दूसरा मिस्टर सैंड से, जिस पर कि उन्होंने भरोसा किया था, तो वो उन दोनों आदमियों से अपने बच्चों को आज़ाद करा कर रहेंगी। इसलिए लिंजा फिर एक जहाज़ या एक शिप में बैठकर पहले तो वो फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह पर जा पहुंचती हैं, और उसके फिर कुछ दिनों के बाद वो न्यूयॉर्क सिटी जा पहुंचती हैं, जहां पर लिंजा की मुलाकात उनकी बेटी एलन से होती है। तो लिंजा अपनी बेटी की ऐसी कंडीशन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। बट मिसेस हॉब्स का बार बार यही कहना था कि लिंजा की बेटी एलन उन्हें एज अ सर्वेंट की तरह दी गई थी, इसलिए वो उन्हें वापस नहीं ले जाने देंगी। तो लिंडा फिर क्या करती हैं कि वो एज अ बेबी सीटर और एज अ नर्स की तरह वो मिस्टर एंड मिसेस ब्रूस नाम के एक परिवार के लिए, जो कि वहीं पर न्यूयॉर्क में ही होते हैं, तो वो उनके लिए एज अ बेबी सीटर की तरह काम करने लगती हैं। और लिंडा की जो ये नई मालकिन होती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और दयालु टाइप की होती हैं, और प्लस वो स्लेवरी के या गुलामी के भी बिल्कुल खिलाफ होती हैं। फिर इस स्टोरी का दूसरा मेन इवेंट तो हमें तब देखने को मिलता है जब डॉक्टर फ्लिंट दोबारा से वो लिंडा के बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, और वो न्यूयॉर्क में भी लिंडा के पीछे करते हुए पहुंच जाते हैं। तो लिंडा फिर क्या करती हैं कि वो कुछ हफ्तों के लिए वो बॉस्टन चली जाती हैं, जहां पर उनकी मुलाकात उनके छोटे भाई विलियम और उनके बेटे बेनी से होती है। और फिर कुछ हफ्तों के बाद वो वापस से मिसेस ब्रूस के पास लौट आती हैं, जब डॉक्टर फ्लिंट थक हार कर वो वहां से चले जाते हैं। बट अब इसके फिर कुछ सालों के बाद लिंडा की मालकिन यानी मिसेस ब्रूस की डेथ हो जाती है, और लिंडा फिर कुछ समय के लिए वो अपने बच्चों के साथ ही वो बॉस्टन में आकर रहने लगती हैं। और फिर जब मिस्टर ब्रूस लिंडा को अपने साथ इंग्लैंड चलने के लिए कहते हैं ताकि वो उनकी बेटी की देखभाल कर सके वहाँ, तो लिंडा को फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या पैसों की कमी की वजह से वो मिस्टर ब्रूस के साथ इंग्लैंड जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। और फिर पहली बार वहाँ पहुँचकर वो पहली बार अपने फ्रीडम को एंजॉय करती हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो माहौल होता है तो वो अमेरिका के माहौल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद फिर लिंडा वापस से वो बॉस्टन लौट आती हैं, और जिस दौरान उनकी जो बेटी होती है यानी एलन, तो वो बोर्डिंग स्कूल के लिए चली जाती है, और उनका बेटा यानी जो बेनी होता है तो वो उनके छोटे भाई विलियम के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाता है। और रही बात मिस्टर ब्रूस की, तो मिस्टर ब्रूस दोबारा से वो एक दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं, जिसे कि यहाँ पर सेकंड मिसेस ब्रूस या यंग मिसेस ब्रूस नाम दिया गया है। और इसी दौरान डॉक्टर फ्लिंट की भी मृत्यु हो जाती है। बट उनके मरने के बाद भी उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम एमिली फ्लिंट होता है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वो लिंडा के ऊपर ओनरशिप का क्लेम करती है या उसके मालिक होने का दावा करती है। और इतना ही नहीं, उसी दौरान एक फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट नाम का एक एक्ट भी पास होता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी ओनर्स या सभी मालिक अपने स्लेव्स को दोबारा से पकड़कर वो उन्हें गुलाम बना सकते थे, जिसकी वजह से लिंडा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घर से बाहर वॉक करने के लिए भी नहीं निकलती थी। और अब फाइनली स्टोरी का थर्ड मेन इवेंट तो तब होता है जब डॉक्टर फ्लिंट की बेटी यानी एमिली फ्लिंट और उसके हस्बैंड मिस्टर डॉज, ये दोनों मिलकर वो न्यूयॉर्क आकर वो लिंडा को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बट लिंडा की जो नई मालकिन होती हैं यानी सेकंड मिसेस ब्रूस, तो वो लिंडा से ये कहती हैं कि अगर लिंडा चाहे तो वो उसे एमिली फ्लिंट से खरीद कर वो उसे आज़ाद करा सकती हैं। बट लिंडा इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती हैं, क्योंकि उनका अब ये कहना था कि वो अब किसी भी और की स्लेव नहीं बनना चाहती थी, और वो अपने बेटे बेनी के साथ कैलिफोर्निया जाकर रहना चाहती थी। बट फिर भी एनी हाउ मिसेस ब्रूस चुपचाप से वो लिंडा को एमिली फ्लिंट से खरीद कर उसे आज़ाद करा देती हैं। जिसके बाद इनिशियली तो लिंडा थोड़ी सी गुस्सा ज़रूर होती है, बट फिर भी अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश होती है, और उनके कंधों पर जितना भी जो टेंशन होता है, जो बोझ होता है, वो सब कुछ उतर जाता है। फिर से कुछ समय के बाद उसकी नानी की भी डेथ हो जाती है इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद। और फिर फाइनली लिंडा हंसी खुशी वो अपने लाइफ को जीने लगती है, और वो फिर कुछ पैसों को जुटाने में बिजी हो जाती है ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक घर बना सके। तो इस तरह से फाइनली ये नॉवल जो है वो ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।